हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों कफन कहानी की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी हुई है। तो चलिएगा, अभी तक दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी रचनाएं आपको चैनल पे करवा रखी हैं। आप टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई हैं। आप जिस रचना को पढ़ना चाहें विद प्रश्नोत्तरी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आपका दोस्तों सपोर्ट चाहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कफन कहानी के विषय में गलत कथन है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। कहानी में बुझ चुका अलाभ पारिवारिक सद्भाव और ऊष्मा के चुक जाने की ओर इशारा करता है। कहानी में घीसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है। कहानी घीसू और माधव की मारक गरीबी का चित्रण करती है। बताइए। तो देखिए मित्रों, ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया वो क्वेश्चन है, कफन कहानी के विषय में गलत कथन है। तो देखिए, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है। प्रेमचंद जी कहानी में लिखते हैं कि भाई जो घीसू और माधव थे वो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़िया थे जो लगातार मेहनत मजदूरी कर रहे थे, क्योंकि इस व्यवस्था में श्रम करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं था। किसान और ज़्यादा दुखी थे। तो इस प्रकार की बातें क्या है, आदमी में श्रम के प्रति हतोत्साह पैदा करते हैं कि जब श्रम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर श्रम क्यों किया जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहानी में बुझ चुका अलाप पारिवारिक सद्भाव और ऊष्मा के चुक जाने की ओर इशारा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहानी की शुरुआत में ही है कि अलाप है वो बुझ चुका है और वो आलू वहाँ पर सेक रहे हैं। तो दोनों के परिवारों में क्या है, बुधिया के प्रति जो उनका अपनापन होना चाहिए था, परिवार का भाव होना चाहिए था, वो भी सद्भाव है, वो भी बुझ चुका है। रिश्तों की जो ऊष्मा है वो भी चुक गई है। कहानी में घीसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर बनी रहती है। ये बात तो गलत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जल्दी दे, क्या घीसू कहता है, वो कहता है मर नहीं, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, इस प्रकार की बातें वो कहता है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। कहानी घीसू और माधव की मारक गरीबी का चित्रण करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि वो आलू भूंज करके खा रहे होते हैं, कहीं से आलू चुरा लाते हैं, मटर चुरा लाते हैं और गन्ना चुरा लाते हैं। उसके बाद में कफन के दिए गए पैसों से दोस्तों शराब है और वो चीज़ खाते हैं। उन्हें कब से 20 वर्षों से लगातार घीसू को क्या है, कोई बढ़िया भोज नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आगे चलते हैं। कफन कहानी के संदर्भ में असंगत है। आर्थिक विपन्नता के कारण घीसू माधव और बुधिया के प्रगाढ़ रागात्मक संबंधों का चित्रण, कर्म की नैतिकता का अर्थ के संबंध में पुनर्मूल्यांकन, घीसू और माधव की दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जीवन की महत्ता का अंकन, आर्थिक वैषम्य मूलक समाज व्यवस्था का चित्रण। तो इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों हमने 60 प्लस प्रश्नोत्तर हैं, लगभग 63 क्वेश्चन है हमने लिए हैं। यदि आपकी ओर रही तो और भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए जाएंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, कफन कहानी के संदर्भ में आर्थिक विपन्नता के कारण घीसू माधव बुधिया के, यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रगाढ़ रागात्मक संबंध नहीं है दोस्तों। उनके संबंध तो कैसे हैं, बिल्कुल विरागात्मक हैं। बुधिया मर रही है लेकिन दोनों है वो बाहर बैठ करके एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू उसको जा करके देखा। कर्म की नैतिकता का अर्थ के संबंध में पुनर्मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही है कि आदमी कर्म क्या करता है, कर्म की नैतिकता क्या है, जो पैसा आता है वो नैतिक कर्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है। घीसू माधव की दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जीवन की महत्ता का अंकन, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मृत्यु नहीं चाहते, वो चाहते हैं मर जाए भले बुधिया, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने की जो उनकी कोशिश है वो बरकरार है। आर्थिक वैषम्य मूलक समाज व्यवस्था का चित्रण है वो किया गया है कि वो लोग, किसानों की हालत तो बदहाल थी लेकिन वो लोग ज़्यादा थे जो किसानों को क्या है, बेवकूफ़ बना सकते थे। तो इस प्रकार का आर्थिक वैषम्य है वो भी छाया हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
कफन कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। यह अर्थ के दबाव से संबंधित सामाजिक व्यवस्था की कहानी है। इसमें पति पत्नी बाप बेटे के भावात्मक संबंधों को कुचल दिया है। यह कहानी समाज में प्रचलित नैतिकतावादी धारणाओं का मजाक उड़ाती है। यह कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से भागती है। बताइए। देखिए, थोड़ा सा मैं जल्दी करना चाहता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों कहानी का जो प्रश्न है उसका उत्तर दे सकते हैं। तो कफन कहानी के संदर्भ में जो असंगत कथन है, देखिए क्या है, अर्थ के दबाव से संबंधित सामाजिक कहानी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पति पत्नी बाप बेटे के भावात्मक संबंधों को कुचल दिया है, बिल्कुल सही बात है। यह कहानी समाज में प्रचलित नैतिकतावादी धारणाओं का मजाक उड़ाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से भागती है। नहीं दोस्तों, हमें लगता है कुछ और होगा, लेकिन क्या होता है, शराब खाने में ही वो क्या है, वहीं पर कहानी है वो रुक जाती है। तो ये नहीं है दोस्तों, नाटकीयता से नहीं भागती है। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो देखिए, यही इसका ऑप्शन है दोस्तों, यही गलत हो जाएगा। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना संरचना में अब तक दोस्तों प्रेमचंद है आदर्शवादी कहानियाँ लिख रहे थे, लेकिन कफन हुई, पूछ की रात हुई, ठीक है, इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं वहाँ से क्या है, प्रेमचंद में यथार्थवादी चेतना का उदय होता है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक, अब तक जो प्रेमचंद थे, पंच परमेश्वर जैसे हो गया, आपका नमक का दरोगा हो गया, ऐसी कहानियों में क्या है, नैतिक समाधान सुझाते हैं, आदर्शवादी कहानियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नग्न यथार्थ को खुला छोड़ करके वो रख देते हैं, उसका कोई भी समाधान है वो नहीं सुझाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को, पैसा है, पूंजीवादी व्यवस्था की भी ये कहानी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ममता, कफन, रोज, परिंदे। बताइए। तो ये आपका दोस्तों कफन कहानी से उद्धृत है। घीसू और माधव के बारे में ये कहा गया है। माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल। तो दोस्तों लेखक कहता है कि पिछले साल ही माधव का क्या हुआ था, ब्याह हुआ था। तो 1 साल है वो माधव के ब्याह को हो गया था। घीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने भरपेट भोजन किया है, क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्योंकि उन्हें मदिरा मिली है, क्योंकि वह भली स्त्री थी। बताइए। तो ये दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, घीसू के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य यूं मिलेगा क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कफन कहानी में बुधिया के पति का क्या नाम था? घीसू, माधव, गंगा, मौनी। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बुधिया के पति का नाम हो जाएगा दोस्तों माधव हो जाएगा। बेटे की जवान बीवी बुधिया से पछाड़ खा रही थी, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। शिरोवेदना, प्रसव वेदना, हृदय वेदना, उदर वेदना। तो हम जानते हैं कि जो बुधिया है दोस्तों वो क्या है, 1 साल शादी को हो गए थे और प्रसव वेदना से क्या है, वो छटपटा रही थी। कफन कहानी के शुरुआत में आए वातावरण के संदर्भ में असंगत कथन है। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था, रह रहकर शियारों और कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कौन सा कथन है जो शुरुआत के वातावरण के संबंध में गलत है? तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तीनों ऑप्शनों की बात हुई है। आगे चलते हैं।
मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। घीसू के अनुसार माधव के इस कथन से पत्नी के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है। अपनापन, बेहयापन, बेगैरती, बेवफाई। तो देखिए जब छटपटाती है तो वो घीसू कहता है कि भाई जाकर के देखिए मरा ना जाए। माधव कहता है कि मरना है तो फिर जल्दी मर क्यों नहीं जाती है। तब घीसू कहता है कि तू बड़ा बेदर्द है जिससे ब्याह किया, ठीक है, 1 साल में इस तरह की बेवफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घीसू के अनुसार पत्नी के प्रति क्या हो रहा है दोस्तों, बेवफाई का भाव है वो व्यक्त हो रहा है। इसके अलावा बेदर्दी भी, ठीक है। घीसू कहता है कि भाई तू क्या है, बड़ा बेदर्द है। तो बेदर्दी है, बेदर्द आदमी ही इस प्रकार की बात कह सकता है। बेदर्द है इसीलिए वो बेवफाई है। तो बेदर्दी और बेवफाई का भाव है वो व्यक्त हो रहा है। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ये कथन किसका किससे है। घीसू का माधव से, घीसू का ठाकुर से, माधव का घीसू से, माधव का ठाकुर से। तो दोस्तों ये जो कथन है वो किसका है, माधव का है। किससे, घीसू से कहा गया है। आगे चलते हैं। खाली स्थान का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम, उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। चमारों का, ठाकुरों का, कुम्हारों का, लोहारों का। तो दोस्तों चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम, तो ये आएगा। आगे चलते हैं। घीसू एक दिन काम करता तो खाली स्थान आराम, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका 3 दिन। घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि खाली स्थान काम करता तो खाली स्थान चिलम पीता। पंक्ति में क्रम से कौन सा विकल्प उपयुक्त बैठता है। आध घंटे घंटे भर, आधी घड़ी घड़ी भर, पल भर घंटे भर, घड़ी भर घंटे भर। बताइए। बहुत सारे नए प्रश्नों को दोस्तों मैंने लाने का प्रयास किया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, नहीं सोचा होगा इस तरह से, क्योंकि कहानी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, शिल्प को लेकर के भी, भाव पक्ष को लेकर के भी। तो अब पता नहीं परीक्षक का कहाँ से कैसे किस प्रकार क्वेश्चन बना सकता है। तो जितने हो सके हैं मैंने आपको करने की कोशिश की है। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता और घंटे भर क्या पीता, चिलम पीता था। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। जब 2-4 फाके हो जाते तो खाली स्थान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और खाली स्थान बाजार में बेच आता। कथन की पूर्ति उपयुक्त विकल्प से कीजिए। घीसू घीसू, माधव माधव, घीसू माधव, माधव घीसू। बताइए। तो देखिए कहानी में बताया गया है कि भाई दोनों काम वाम करते नहीं थे। जब बिल्कुल कुछ खाने को नहीं रहता तो क्या करते थे, 2-4 फाके हो जाते तो घीसू है पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता है और माधव है वो बाजार में बेच आता। तो पहले ऑप्शन में घीसू आएगा, दूसरे में माधव आ जाएगा। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए खाली स्थान काम थे। 25, 50, 1000, सैकड़ों। बताइए कितने काम थे। तो मेहनती आदमी के लिए दोस्तों 50 काम थे। 50 शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे चलते हैं। घीसू और माधव के बारे में लेखक के अनुसार असंगत वक्तव्य है। लोग इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 4 आदमियों का काम एक से पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा ना होता। जब तक पैसे रहते तब तक दोनों इधर उधर मारे फिरते, जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाशते। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। कौन सा कथन है दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लोग इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों का काम एक से पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय। तो यहाँ पर आएगा 4 की जगह दोस्तों 2। ठीक है। लेखक के अनुसार घीसू और माधव के घर में किसके सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। बुधिया के सिवा, मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा, दूसरे के खेत से चुराए आलूओं के सिवा, फटे
पुराने चीथड़े वस्त्रों के सिवा। बताइए। तो लेखक कहता है कि उनके घर में क्या, मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा और कोई भी संपत्ति नहीं थी। माधव की पत्नी के बारे में गलत कथन है। उस औरत ने ही इनके खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह पेट भर आटे का इंतजाम करती थी। उसके आने के बाद ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे। वह इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। तो देखिए, उस औरत ने ही इनके खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, ये बिल्कुल बात सही है। पिसाई करके या घास छील कर वह पेट भर आटे, नहीं दोस्तों, शेर भर आटे का इंतजाम करती थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके आने के बाद ये दोनों और भी आलसी आराम तलब हो गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। वह इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी, ये भी बात सही है। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। कथन किसका है? लेखक का, माधव का, घीसू का, बुधिया का? बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपके घीसू का कथन हो जाएगा, माधव से। जब घीसू की औरत मरी तो वह कितने दिन तक उसके पास से हिला नहीं? 3 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 30 दिन? बताइए। तो घीसू जब उसकी बेदर्दी को कहता है कि भाई क्या है, तू तो बिल्कुल आज ही नहीं जा रहा है, पिछले साल ही तेरा ब्याह हुआ है, और मैं तो जब मेरी पत्नी मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। घीसू के अनुसार उसके कितने लड़के हुए? 4, 3, 9, 11। तो घीसू के अनुसार उसके दोस्तों कितने लड़के हुए? 9 लड़के हुए थे, एक के बाद एक, और भगवान की दया से सब का पार लग गई। इस तरह अब भी पार लग जाएगी। घीसू के बारे में कहानी में लेखकानुसार गलत कथन है। घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था। वह किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। वह बैठकबाजों के नियम और नीति का भी पालन करना अच्छी तरह जानता था। सारा गांव उस पर उंगली उठाता था, किंतु उसे तस्कीन तो थी कि उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। बताइए। तो लेखक कहता है कि घीसू है, भले ही वो कुछ पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन क्या था, विचारवान आदमी था। किसानों से, तो किसान दिन भर मेहनत करते, उनकी भी स्थिति उससे कुछ बढ़िया नहीं थी। तो वो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने की बजाय बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिल गया था। जहाँ दूसरे बैठकबाज थे वो गाँव के सरगना मुखिया बने हुए थे, वहीं पर सारा गाँव उस पर उंगली उठाता था, किंतु उसे ये तसल्ली होती थी कि उसकी सरलता निरीयता से दूसरे लोग बेफालतू फायदा तो नहीं उठाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। वह बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करना नहीं जानता था। ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कफन कहानी के अनुसार बताइए कि घीसू ठाकुर की बारात में कितने साल पहले गया था? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल? तो दोस्तों, कफन में बताया गया है घीसू है, वो अपने पुराने दिनों की याद करके बताता है कि ठाकुर की बारात में हम गए थे, तो वो 20 साल से पहले गए थे। घीसू के अनुसार ठाकुर की बारात में दिए गए भोज के सामग्री से संबंधित असंगत कथन है। पूड़ी, चटनी, रायता, 4 तरह के सूखे साग व एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, पान, इलायची? बताइए। तो वो बताता है कि भाई ठाकुर की बारात में हम गए थे और उस समय क्या था, पूड़ी, चटनी, रायता थी, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी थी, दही, चटनी, मिठाई थी, और लोग गोल गोल पूड़ियाँ, घी में सिकी हुई सुवासित पूड़ियाँ लोग बाग डाल रहे हैं। हम मना कर रहे हैं, लेकिन खूब भरपेट खाई। मैंने तो इतनी खाई कि लोगों से पानी भी नहीं पिया गया। और फिर बाद में तो क्या है, पान, इलायची भी वहाँ खाने को मिली थी। उसके बाद मैं तो कंबल में लेट गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पर 3 तरह के सूखे साग हैं और एक क्या था, रसेदार तरकारी थी। आगे चलते हैं। घीसू के अनुसार आजकल ठाकुर जैसा भोज
देखिए बताइए, घीसू के अनुसार आजकल ठाकुर जैसा भोज क्यों नहीं खिला पाता, क्योंकि सब लोग खाना जानते हैं, खिलाना नहीं। आज वैसा स्वादिष्ट भोजन बनाना मुश्किल है। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। आज कोई भी ठाकुर जितना दिल दरियाव आदमी नहीं है। बताइए। घीसू कहता है कि भाई आजकल ठाकुर ने जैसा भोज दिया था, माधव कहता है आजकल तो कोई नहीं देता। तब घीसू कहता है कि आजकल तो क्या है, सब लोगों को क्या सूझती है, किफ़ायत सूझती है। सारे लोग पैसों को भर रहे हैं, इसमें नहीं खर्च करने, इसमें नहीं खर्चेंगे, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का। तो क्या है, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। ये वाला ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा दोस्तों। माधव की स्त्री के मरने के बाद की दशा से संबंधित गलत कथन है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें बाहर की ओर निकल आई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो देखिए, माधव की स्त्री है जो बुधिया है, वो दोस्तों रात में तड़प तड़प करके मर जाती है, और सुबह उसकी स्थिति को जाकर के जब देखते हैं तो उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। बात बिल्कुल सही है। पथराई हुई आंखें बाहर की ओर नहीं दोस्तों, पथराई हुई आंखें ऊपर की ओर टंग गई थी, ये बात गलत है। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके पेट में बच्चा मर गया था, ये बात भी सही है। कफन कहानी के अनुसार चील के घोंसले में मांस की तरह घीसू माधव के घर से क्या गायब था? कफन, लकड़ी, पैसा, आटा। बताइए। तो लेखक कहता है कि उनके घर में पैसा तो इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। तो यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। जमींदार ने घीसू के लिए कितने रुपए दे दिए? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये। तो जब बुधिया मर जाती है तब वो कफन के लिए लकड़ियाँ वगैरह लोग वक्त दे देते हैं कफन के लिए। जब वो ज़मींदार के पास जाता है, ज़मींदार उनको पसंद तो नहीं करते थे, कई बार इनमें मार भी लगाई थी, लेकिन वो बड़ी ही दयनीयता से उनसे विनती करता है कि भाई आपके सिवा कोई नहीं है। तो ज़मींदार भी क्या है, 2 रुपये उसके लिए फेंक देते हैं। 1 घंटे में घीसू के पास खाली स्थान की अच्छी खासी रकम हो गई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। तो सबसे जोड़ जाड़ करके जब जमींदार ने दे दिए तो बनिया महाजनों ने भी उनको रुपए दे दिए। तो 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी खासी रकम हो गई थी। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कथन किसने कहा है, किससे कहा है? घीसू का माधव से, घीसू का जमींदार से, जमींदार का घीसू से, माधव का घीसू से। तो दोस्तों घीसू है वो इस कहानी में देखिए, हालांकि अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन फिर भी दार्शनिक बातें करता है, हर समय दर्शन बघारता रहता है। और बुरा रिवाज है जीते जी तन ढांकने को, एक घीसू का कथन है। किससे? माधव से कथन है। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? कथन किसका किससे है? माधव का घीसू से, घीसू का माधव से, माधव का स्वैगत कथन, घीसू का स्वैगत कथन। तो ये जो कथन है दोस्तों माधव का किससे है? घीसू से है। माधव के अनुसार बुधिया बड़ी अच्छी थी बेचारी, क्यों? बिना खर्च करवाए ही मर गई। इन लोगों की खूब सेवा सत्कार करती थी, वो हमारी निष्पापता की साक्षी थी, वो हमें खूब खिला पिलाकर मरी है। माधव कहता है कि भाई उसको तो क्या मिलेगा, उसको तो बिल्कुल बैकुंठ जाएगी, और वो तो क्या है, बहुत अच्छी थी बेचारी, क्योंकि वो आज हमें खूब खिला पिला करके मरी है। आगे चलते हैं। कफन कहानी के अनुसार बताइए कि माधव अपनी पत्नी को हृदय से आशीर्वाद क्यों दे रहा है? क्योंकि आज जो भोजन मिला है वह उम्र भर ना मिला था, क्योंकि वह भली औरत थी और बैकुंठ की उत्तराधिकारी थी, क्योंकि उसने कभी माधव को परेशान नहीं किया था, क्योंकि वह उनके जीवन की सबसे बड़ी साध पूरा करके गई थी।
माधव अपनी पत्नी को दोस्तों आशीर्वाद दे रहा है कि मैं तुम्हें, भगवान से कहता है कि भगवान वो बहुत बढ़िया थी, उसको तुम वैकुंठ देगा, और हम आज अपने हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आज जो भोजन हमें मिला है वह उम्र भर ना मिला था। हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे। माधव के परलोक जाने के इस प्रश्न का घीसू ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? माधव कहता है कि हम लोग भी तो भाई एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे, वहाँ जा कर के वो हमसे पूछेगी कि भाई तुमने मेरे लिए कफन के क्यों नहीं लाए। तो माधव के परलोक जाने के इस प्रश्न का घीसू ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह खाते समय मृत्यु आदि की बात करना उचित ना समझता था। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। वह खाने में इतना तल्लीन था कि उसने प्रश्न सुना ही नहीं। वह अपने हृदय के उद्दाम सत्य का सामना ना करना चाहता था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा परलोक की बातें सोच करके इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। कफन कहानी में घीसू की उम्र क्या बताई गई है? 50 साल, 60 साल, 55 साल, 65 साल, बताइए। तो दोस्तों कफन कहानी में घीसू की उम्र है वो बताई गई है आपके 60 साल। वो कहता है कि 60 साल मैंने वैसे ही घास नहीं खोदी है। देने के गौरव और आनंद के उल्लास का उसे अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। पंक्ति में किसकी बात हो रही है? माधव की, घीसू की, साहू जी की, भिखारी की? तो दोनों दोस्तों पूरी साग वगैरह सब चीज़ खा रहे होते हैं, तभी क्या है कुछ पूड़ियाँ बच जाती हैं, तो वो भिखारी को देख रहा है जो उन्हें भूखी आंखों से घूर रहा है। उसके लिए माधव है वो पूरियों को दे देता है, और उसने जीवन में पहली बार किसी को दिया था, इसमें भी आनंद होता है, ये उसने अनुभव किया था। आगे चलते हैं। रोएं रोएं से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। कथन किसका किससे है? घीसू का माधव से, माधव का घीसू से, घीसू का भिखारी से, माधव का भिखारी से, बताइए। तो ये दोस्तों कौन कह रहा है? रोएं रोएं से आशीर्वाद दो। तो ये कह रहा है दोस्तों कौन? ये कह रहा है घीसू कह रहा है। किससे कह रहा है? भिखारी से कह रहा है। जब भिखारी को माधव पूरी वगैरह दे देता है तो वो कह रहा है कि भाई रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। घीसू के अनुसार बुधिया वैकुंठ जाएगी क्योंकि मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। उसके रहते रहते हमने जीवन के सारे सुख भोग लिए। अपनी मृत्यु से हमें जीवन दान देके गई है। अपनी पीड़ा दुख निराशा को कभी किसी से नहीं कहा। घीसू कहता है कि भाई बुधिया है वो बैकुंठ जाएगी, पक्का जाएगी, क्योंकि मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके चली गई। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कफन कहानी का कौन सा कथन असंगत है? ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। वहाँ के वातावरण में शुरूर था, हवा में नशा, शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुँच जाए। किसानों के मुकाबले में वे लोग जो मेहनत मजूरी करते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। मजूरी शब्द है ये। तो देखिए पहला वाला है ये मधुशाला का वर्णन है, सही है। ये भी मधुशाला का वर्णन है। ये दोस्तों जब आलू खाते हैं तो आलू ऊपर से तो छिलने पर ठंडा हो जाता है, लेकिन भीतर से भभक रहा होता है। जब वो दाढ़ के नीचे आता है तब उन्हें पता चलता है कि ये तो अंगारे की समान है, और उसको क्या है वो निगलने में ही भलाई समझते हैं। तो क्योंकि पेट में उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों को ठगना जानते थे, उनका फ़ायदा उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। कफन कहानी के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। कफन कहानी के दोस्तों कितने भाग हैं? 3 भाग हो जाएंगे। वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। कथन किसका किससे है? घीसू का माधव से, माधव का घीसू से, घीसू का ईश्वर से, माधव का ईश्वर से। तो ये जो कथन है दोस्तों जहाँ पर भी दार्शनिकता दिखाई देती है वहाँ पर घीसू का कथन है किससे? माधव से। 2 ही पात्रों में ज़्यादातर यहाँ पर क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। कफन कहानी के अंत में घीसू और माधव किस कवि का पद गाते हैं?
कबीर, दादू, रैदास, नानक। तो जब अंत में क्या है, वो वहाँ पर नाचने लगते हैं और कौन सा पद गाते हैं, माया की बात जब करता है तो यहाँ पर कबीरदास जी का बात पद है वो गाते हैं। कहानी के अंत में घीसू और माधव के द्वारा गाया जाने वाला पद है, माया महा ठगनी हम जानी, ठगनी क्यों नैना झमकावे, माया के झक जग परे कनक कामनी लाग, माया मुईना राम नो मर मर गया। बताइए। तो कहानी के अंत में दोस्तों कौन सा गाते हैं, वो कहानी के अंत में गाते हैं ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, कबीरदास जी का पद है। कफन कहानी के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। प्रेमचंद ने इस कहानी में आदर्शवाद को छोड़कर नग्न यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यह कहानी घोर गरीबी में संवेदनहीनता और अमानवीयता को चित्रित करती है। यह कहानी घीसू और माधव के माध्यम से आर्थिक शोषण और भूख से उपजी जड़ता को दिखाती है। कफन केवल कहानी नहीं बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक त्रासदी है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसी से मिलते जुलते हमने शुरुआत में क्वेश्चन देखे थे। संवेदनहीनता और अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि पत्नी मर रही है और दोनों बाहर बैठे हुए इस पर क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। यह कहानी घीसू माधव को माध्यम से आर्थिक शोषण भूख से उपजी जड़ता को दिखाती है, बिल्कुल सही बात है। कफन कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि किसकी, मनोवैज्ञानिक नहीं दोस्तों, सामाजिक त्रासदी है, सामाजिक त्रासदी है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक त्रासदी है। किस आलोचक ने कहा है कफन कहानी को निराशा की कहानी समझना भूल होगी, वह शोषण के प्रति विद्रोह की कहानी है। बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, देवी शंकर अवस्थी, नामवर सिंह। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कहा है हमारे नामवर सिंह जी ने। कफन कहानी में प्रेमचंद सामंती व्यवस्था के अलगाव और उसके परिणाम का चित्रण करते हैं। अलगाव के अनेक परिणाम हो सकते हैं, वे उनमें से एक परिणाम अमानवीयकरण को लेते हैं, उसे घीसू और माधव के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कथन किस आलोचक का है, बच्चन सिंह, नंदकिशोर नवल, देवी शंकर अवस्थी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है हमारे किसका, नंदकिशोर नवल जी का। कफन कहानी की केंद्रीय घटना है बुधिया की मृत्यु। कफन का कथानक किसी घटना को, जीवन की सामान्य किंतु व्यापक परिस्थिति को केंद्र में रखकर निर्मित हुआ है। इस अर्थ में कफन के कथानक का निर्माण वृत्तात्मक है। कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह, मधुरेश, सुरेंद्र चौधरी। बताइए। तो ये जो कथन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे सुरेंद्र चौधरी जी का हो जाएगा। कफन तो अत्याधुनिक कहानी है, इसमें सभी पुराने संस्कार, धार्मिक रूढ़ियाँ, संवेदना का बना बनाया ढांचा सभी टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। जिस मूल्यहीनता, अलगाव और आधुनिकता की आज चर्चा की जाती है, क्या वह कफन में नहीं है। कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है, बच्चन सिंह, देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नगेंद्र। तो ये जो कथन है दोस्तों कफन कहानी के लिए, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा। जो लोग कफन में अस्वाभाविकता देखते हैं वे यथार्थ का अर्थ नहीं समझ पाते। कफन में अलगाव की स्थिति अनजाने और ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप आई है। कथन किस आलोचक का है, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये भी जो कथन है दोस्तों वो हमारे बच्चन सिंह जी का हो जाएगा। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1934, 1930, 1936, 1937। तो देखिए, कफन कहानी है दोस्तों मूल रूप से किस में लिखी गई थी, उर्दू में लिखी गई थी और 1935 में लिखी गई थी। लेकिन इसका जो सबसे पहले प्रकाशन है वो अप्रैल 1936 में 1936 में पत्रिका में हुआ था, जिसका आगे क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है इसका हो जाएगा। हिंदी में लिखी कफन कहानी किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, माधुरी, जागरण, चांद, मर्यादा। बताइए।
हिंदी में लिखी कफन कहानी किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो ये दोस्तों कफन कहानी हुई सबसे पहले हमारी चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये हमारे दोस्तों 63 क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न हैं पसंद आए होंगे। कोई भी यदि गलती हुई हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए अभी दोस्तों को कहानी को बनाने में लगभग 1:18 रात में आपके लिए मैं क्लास बना रहा हूँ। तो आपका थोड़ा सा दायित्व बन जाता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें। एक कमेंट आपका दिल को मेहनत लगता है कि मेहनत है वो जायज़ की जा रही है, व्यर्थ मेहनत नहीं हो रही है। तो चलिएगा आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। जल्द ही दोस्तों अगली वीडियो आपकी आने वाली है, गदल कहानी की आने वाली है, गदल के प्रश्नोत्तरी। उसके बाद यही सच है आरपीएससी सेकंड ग्रेड लगी हुई है, उसकी वीडियो आएगी। तो लगातार आप बने रहिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।